हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं लेके आई हूँ आपके फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश की जो साइकोलॉजी है उसकी क्लास 4th। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको लर्निंग से रिलेटिव कुछ आपको फैक्ट मैंने बताए थे, उसकी थ्योरीज मैंने आपको बताई थी। और आज मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि हम लर्निंग की कर्व से रिलेटिव, यानी कि जिसे हम वक्र या घुमाव बोलते हैं, उसके थ्रू हम लर्निंग को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लीजिए कि आखिर लर्निंग कर्व मीन्स होता क्या है। ये है कि आप ये एक वर्ड ध्यान में रखिए, ये होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर जिसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, स्किल्स या फिर नॉलेज का, जिसके थ्रू हम ये पता लगाएं कि आखिर लर्निंग किस कंडीशन में हो रही है। उसकी जो रिप्रेजेंट वो हमें ग्राफिक के थ्रू या विजुअल के थ्रू हमें दिखाई जाती है कि जो लर्निंग का जो पोर्शन है या फिर जो स्किल्स वगैरह हैं वो मीन जैसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, यानी कि जो लर्निंग करने वाला बंदा है वो किस दिशा में जा रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर उसकी जो लर्निंग पावर है या जो लर्निंग स्किल्स है वो स्थिर है। तो देखते हैं हम आगे। तो देखिए, लर्निंग जो कर्व है उसकी फर्स्ट जो उसको इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था, एक साइकोलॉजिकल हरमन एबेंगुस ने, और ये 1885 की बात है। तो ये इसमें आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जो लर्निंग कर्व की जो डेफिनेशन थी या फिर जो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो कौन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कौन थे, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वो थे हरमन। ठीक है, हरमन का आपने साइकोलॉजी में नाम सुना है काफ़ी अच्छे से। और किस सिलेबस पे बेसिस है ये नॉनसेंस सिलेबस पे बेसिस है। ये भी पूछा जा सकता है कि हरमन ने जो लर्निंग कर्व पे जो अपने इंट्रोड्यूस किया वो किस बेस पे रिलेटिव है, उसका सिलेबस क्या है, तो वो नॉनसेंस सिलेबस है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम इसके देखते हैं, इसके डिफरेंट देखते हैं हम लर्निंग कर्व के, इसमें डिफरेंट देखते हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो टाइप्स है, फर्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व, ये क्या होता है इसको हम ग्राफिक के थ्रू समझेंगे। बाकी सारे हम ग्राफिक के थ्रू देखेंगे, लेकिन वन बाय वन देखेंगे हम। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन, यानी उसकी जो लर्निंग है वो स्ट्रेट चल रही है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, कहीं पर भी उतार चढ़ाव नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उसकी स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से उसका परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है हमारा, जैसा कि आप इसके हेडिंग से देख सकते हैं, यानी कि डाउन, जिसे हम नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव एसिलेटेड जो लर्निंग कर्व है, या फिर हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं ना, आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये तो आपको रखने पड़ेंगे। जिसे हम बोलते हैं डाउनफॉल इन लर्निंग, यानी कि वो एक बार तो उसकी जो बिगनिंग होती है वो तो अच्छी होती है। देखिए, मैं एक बार सेट कर देती हूँ इसको, कि उसकी जो बिगनिंग होती है वो तो अच्छी होती है, बट धीरे धीरे वो क्या करता हुआ चला जाता है, डाउन होता चला जाता है उसके लर्निंग में, उसके स्किल्स में, नॉलेज में। और जो पहली वाली जो स्टार्टिंग की जो उसमें फास्ट थी, यानी उसकी लर्निंग अच्छी थी, वो धीरे धीरे डाउनफॉल होती हुई चली जाती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, नेगेटिव एसिलेटेड लर्निंग कर्व। ये इससे उसके परफॉर्मेंस का पता चलता है। थर्ड नंबर जो पॉइंट है हमारा, वो पॉजिटिव एसिलेटेड लर्निंग कर्व है। इसके अंदर क्या होता है, वो कॉन्वेक्स बोलते हैं उसे, इसे कॉनकेव बोलते हैं। नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट जो आपको नाम ध्यान में रखने हैं, जैसे फर्स्ट स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट यानी सीधे उसकी जो लर्निंग स्किल्स है वो सीधे चलती है, कहीं पे उतार चढ़ाव नहीं आता है। सेकेंड हमारा नेगेटिव, जिसमें स्टार्टिंग में वो अच्छा होता है, बाद में धीरे धीरे वो गिरता चला जाता है। और थर्ड हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, उसकी बिगनिंग तो स्लो होती है, यानी जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो तो स्लो होती है। हम इसके ग्राफ के थ्रू हम इसको समझ लेंगे कि उसकी जो बिगनिंग होती है वो तो स्लो होती है, बट धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता हुआ चला जाता है, यानी कि उसमें अद्भुत उसमें चेंजमेंट आती हैं। तो उसी जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसी को पॉजिटिवली एसिलेटर कहते हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में फोर्थ नंबर हम देख लेते हैं।
जो फोर्थ हमारा कॉम्बिनेशन टाइप है, जिसे हम मिक्सअप भी बोलते हैं, मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी कि कहीं उतार कहीं चढ़ाव, कभी वो अच्छा हो जाता है कभी वो डाउन हो जाता है। तो मैं इसको एक बार आप ग्राफिक के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसे समझा देती हूँ। जैसा कि आप इस ग्राफ में समझ सकते हैं कि कभी मतलब में एक समय ऐसा आता है कि वो उसकी जो लर्निंग पावर है वो पोज रहती है, यानी कि वो स्थिर रहती है, कभी वो हाइपर ग्रोथ करने लग जाती है, कभी डाउन हो जाती है। इसी तरह से इसी कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन टाइप बोलते हैं। तो इस तरह से इसके 4 टाइप्स हो गए हैं, स्ट्रेट हो गया है, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, कॉम्बिनेशन हो गया है। तो लर्निंग कर्व के 4 टाइप बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझा दिया, भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। और इसके अंदर जो हरमन लोग की इसने जो इसको इंट्रोड्यूस किया है उसको भी आप ध्यान में रखें। नॉनसेंस सिलेबस पे उसने इस पे फोकस किया है, जो उसने बेसिस डाला है इसको ध्यान में रखिए, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह से एक लर्निंग का एक अहम पार्ट और है जिसे हम बोलते हैं लर्निंग पठार, मतलब जो सीखने के जो पठार है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सीखने में जो जिन जिन डिफ़िकल्टियों का सामना आता है, किस वजह से जो लर्निंग है उसकी अच्छी नहीं हो पाती है, वो रीज़न क्या है, इसीलिए इसे लर्निंग प्लेट्यू बोला जाता है, यानी हिंदी में इसे पठार बोलते हैं। तो इसके कारण क्या है, ये कारण क्या है, उसके लेक ऑफ अटेंशन, यानी कि उसका ध्यान कम देना अपनी नॉलेज में, स्किल्स में, इस तरह से उसकी लर्निंग पावर है वो कम होती चली जाती है। उसके मेंटल और फिजिकल इलनेस भी इसमें अहम पार्ट अपना रोल अदा करती है। यानी उसकी जो कंडीशन है, मेंटली कंडीशन और उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर वो बीमार है दोनों रूप से तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी और वो उसके लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। देन लेक ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन, उसको समय समय पे उसको मोटिवेट करते हुए रहना चाहिए कि वो जब भी वो उसको ऐसा लगे कि ये अपने लर्निंग पे अपना फोकस नहीं कर पा रहा है, तो घर से या उसे कोई बड़े हैं या टीचर हैं, जो भी हैं, किसी के भी थ्रू उसे प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसे मोटिवेट करते हुए रहना चाहिए। और आजकल तो मतलब मोटिवेशन का ज़माना ही चल गया। आप ये देख लो कि यूट्यूब पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, मोटिवेशन के वीडियो भी डालने लग गई हैं। एंड फिजिकल एज वेल एज मेंटल फैंटिग्यू मीन्स होता है जिसे हम बोलते हैं थकान फील करना, एक तरह से जैसे हम किसी काम में मन नहीं लगना। तो ये जब फिजिकल के साथ साथ है और मेंटल भी थकान हो जाती है, तब हमारा लर्निंग पावर कम हो जाता है। देन पुअर और फैकल्टी मेथड ऑफ टीचिंग, अगर टीचिंग मेथड भी अगर अच्छा नहीं है, पुअर है, किसी के समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तब भी उसकी लर्निंग पावर है वो डाउन चली जाती है। देन टू मच डिफ़िकल्टी एंड कम्प्लीटिविटी ऑफ द टास्क है, और उसे मतलब ये बार बार ये समझाते रहना चाहिए कि तुम्हें डिफ़िकल्टियों से जी कतराना नहीं है। तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी यानी अगर परेशानी अगर आती है तुम्हारे लर्निंग पावर में या टास्क तक पहुंचने में, तुम्हारे गोल को गेन करने में, तो ये एक तरह से हम इसको मोटिवेशन में ही डाल सकती हैं। ये सिर्फ सेंटेंस ही अलग है, बाकी अगर जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी तो आनी ही आनी है, तो हमें टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट करते हुए रहना चाहिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग विद न्यू लर्निंग, तो जैसे हमारी प्रीवियस लर्निंग है और उसे हम न्यू लर्निंग के साथ जब ऐड करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। उनको कोरिलेट करके और उससे आगे की नॉलेज हमें उससे लेनी चाहिए, अपनी स्किल्स को, अपनी लर्निंग को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आपस में ये मोटिवेशन के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। और इसको क्या है कि बच्चे को समय टाइम टू टाइम उसे समझाना पड़ता है, उसे वो मोटिवेट करना पड़ता है, उसे वो चीज़ें मतलब अच्छे से बेस, जो उसके एक अच्छे से बेस को तैयार करे, जिससे वो डिफ़िकल्टी से वो घबराए नहीं और अपनी प्रीवियस लर्निंग को भी बरकरार रखे और न्यू लर्निंग को भी उसके साथ ऐड करते हुए चले। पुअर एंड अनफेवरेबल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग, अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और उसके फेवर में नहीं है, तो वो जैसे हम कह सकते हैं वो सैड फील करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा, टायर्ड एग्जॉइट फील करेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी लर्निंग तो डाउन होनी ही होनी है। तो इसे हमें, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट इस मतलब हम समझ गए हैं कि ये लर्निंग में और प्लेट्यू का काम कर रहे हैं।
तो इससे ये भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके आप थ्रू आप समझ सकते हैं इसको। देन इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ लर्निंग प्लेट्यू, तो इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम एक लर्निंग सीखने वाले के अंदर जो ये ऐसे नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जा जो आ गई, हम उसे कैसे हटा सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट हमें दिए हैं। तो जैसे अडॉप्टिंग इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ध्यान में रखें, मतलब कुछ ऐसे मेथड हमें यूज में लेने चाहिए जो लर्निंग प्लेट्यू के अंदर काम मतलब बच्चे को और या फिर लर्निंग करने वाले को पीछे ढकेल रहे हैं। तो अफेक्टिव मेथड हमें काम में लेना चाहिए जिससे कि उसकी इंटरेस्ट बढ़े, उसकी रुचि बढ़े। सफिशिएंट मोटिवेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम, तो ऊपर आया था ना मोटिवेशन, मैंने आपको बता दिया था। मेंटेनिंग इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को बरकरार रखना है। अरेंजिंग लर्निंग, जो उसके लर्निंग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो समय समय पे अरेंज होनी चाहिए। डिफ़िकल्टियों से घबराए नहीं, इसके लिए उसे इंक्रीज करें बार बार। एक्वाइटिंग, यानी जो चीज़ें उसे चाहिए, उसकी जो चीज़ों की ज़रूरत है उसे क्लियर है, कट गोल है, एम्स है, तो उसे समय समय वही मोटिवेशन वाली फैक्टर यहाँ पे काम करता है। मिनिमाइजिंग ऑन डिस्ट्रैक्ट फैक्टर से, तो जो उसे पीछे ढकेलते हैं या उसे जो ऐसे फैक्टर जो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आगे बढ़ने में उसे रोकते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स को उसके आसपास एनवायरनमेंट में, फैमिली में या घर परिवार में, स्कूल में, ऐसे फैक्टर को वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ने में और आप कंफर्टेबली फील करें। तो ये है आपके एलिमिनेशन ऑफ लर्निंग प्लेट्यू। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है आपके लिए, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय।